आज हम अनुच्छेद 217 के जरिए उस किले की दीवारों, दरवाजों और आप कह सकते हैं कि गुप्त मार्गों को समझेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है क्योंकि अनुच्छेद 217 सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की एक तरह से गारंटी है। हाँ। और इस किले की पहली दीवार है योग्यता, यानी इस पद तक पहुंचने के काबिल कौन है। हाँ, तो इस किले में प्रवेश के लिए पहली शर्त क्या है? कौन व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बनने के बारे में सोच भी सकता है? देखिए, पहली शर्त तो बहुत सीधी और स्पष्ट है। भारत का नागरिक होना। किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए एक तरह से नींव है, लेकिन असली दीवार इसके बाद आती है और वो है अनुभव की दीवार। अनुभव? हाँ, कम से कम 10 साल का गहरा कानूनी अनुभव जरूरी है। अच्छा, तो 10 साल का अनुभव? मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि क्या ये अनुभव सिर्फ वकालत का होता है या फिर निचली अदालतों में जज रह चुके लोगों को भी मौका मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि संविधान यहाँ 2 रास्ते खोलता है। अच्छा। पहला रास्ता है न्यायिक सेवा का, यानी कोई व्यक्ति कम से कम 10 साल तक भारत में किसी न्यायिक पद पर रहा हो, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। दूसरा रास्ता है बार से, यानी कोई व्यक्ति कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एक सफल वकील रहा हो। तो दोनों के लिए रास्ते खुले हैं? बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि अनुभव को जोड़ा भी जा सकता है। वाह, ये तो अनुभव को देखने का एक बहुत ही व्यापक नजरिया है। मतलब अगर कोई कुछ साल वकील रहा हो और फिर जज बन जाए तो दोनों का समय गिना जाएगा। बिल्कुल, यहाँ तक कि संविधान ये भी कहता है कि अगर कोई वकील बनने के बाद किसी ऐसी नौकरी या पद पर रहा है जहाँ कानून का विशेष ज्ञान चाहिए, जैसे कोई ट्रिब्यूनल का सदस्य। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी ट्रिब्यूनल का सदस्य, तो उस अनुभव को भी गिना जाएगा। संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित किया कि कानूनी विशेषज्ञता, चाहे वो कोर्टरूम के अंदर की हो या बाहर की, उसे सम्मान मिले। यहाँ तक कि स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले की सेवा को भी मान्यता दी गई है। तो ये तो हुई बात कि कौन इस पद के काबिल है, मतलब किले की दीवारें कितनी ऊंची हैं। सही। लेकिन काबिलियत को असल नियुक्ति में बदलना, ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत दिलचस्प है। यहीं से राष्ट्रपति की भूमिका और नियुक्ति का पूरा तंत्र शुरू होता है। बिल्कुल। ये किले का वो मजबूत दरवाजा है जिसे हर कोई नहीं खोल सकता। सही कहा। नियुक्ति करने का अंतिम अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। वे अपने हस्ताक्षर और मोहर वाले एकाधिकारिक पत्र के जरिए जज की नियुक्ति करते हैं। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जो इस पद की गरिमा को दर्शाती है। लेकिन राष्ट्रपति ये फैसला अकेले तो नहीं लेते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ एक सिफारिश पर काम करते हैं। सिफारिश? यहीं पर मुझे लगता है कि कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। हमारे स्रोतों में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का जिक्र है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भारत के हालिया संवैधानिक इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है। बिल्कुल। 2014 तक यहाँ परामर्श शब्द का इस्तेमाल होता था, जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य जजों से सलाह मशवरा करके नियुक्ति करते थे। जिसे कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। जी, जिसे कोलिजियम सिस्टम कहा जाता था, लेकिन 2014 में 99वें संशोधन के जरिए सरकार ने इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की। तो ये सिर्फ एक एक प्रोसीजरल बदलाव नहीं था। हाँ, ये सरकार और न्यायपालिका के बीच एक बड़ा टकराव था। ये एक बहुत बड़ा टकराव था। सरकार ने NJAC का गठन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ साथ कानून मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति भी शामिल थे। अच्छा। सरकार का तर्क था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए और इसमें सिर्फ जज ही क्यों फैसला लें। तो ये एक तरह से लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों की भूमिका को स्थापित करने की कोशिश थी। आप कह सकती हैं। और न्यायपालिका का इस पर क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला माना। कोर्ट का तर्क था कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का दखल होगा तो जज बिना किसी डर या पक्षपात के फैसले कैसे दे पाएंगे। सही बात है। एक जज सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने से डर सकता है अगर उसे लगे कि उसकी तरक्की या भविष्य सरकार के हाथ में है। इसी आधार पर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संशोधन को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब उसे रद्द कर दिया? हाँ, उसे रद्द कर दिया। तो मतलब न्यायपालिका ने अपने किले के दरवाजे पर किसी भी बाहरी नियंत्रण को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिल्कुल। ये मामला आज भी भारत में शक्तियों के बंटवारे की बहस के केंद्र में है। हाँ, और ये दिखाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है।
आज भी नियुक्तियां उसी पुराने कॉलेजियम सिस्टम से होती हैं, जिस पर अक्सर अपारदर्शी होने के आरोप लगते रहते हैं। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। ठीक है, तो एक योग्य व्यक्ति की एक जटिल प्रक्रिया के बाद नियुक्ति हो गई। अब वो किले के अंदर है। तो सवाल ये है कि अंदर उसका कार्यकाल कितना सुरक्षित है? एक जज कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? यहाँ संविधान एक मजबूत सुरक्षा देता है। हाईकोर्ट का कोई भी जज 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। 62 वर्ष? जी, ये एक निश्चित सेवानिवृत्ति आयु है। उन्हें किसी की मर्जी पर हटाया नहीं जा सकता। और ये 62 साल की उम्र भी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी? इसमें क्या कहानी है? पहले ये उम्र 60 साल हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन 1963 में 15वें संशोधन के जरिए इसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया। और आज भी ये बहस होती है कि क्या इसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह 65 साल कर देना चाहिए, ताकि अनुभवी जजों की सेवाएं देश को और मिल सकें। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि इससे नए लोगों के लिए मौके कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये उम्र भी एक संतुलन बनाने की कोशिश है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बन सकती है। अगर किसी जज की उम्र को लेकर ही विवाद हो जाए तो, क्योंकि पूरा कार्यकाल तो उम्र पर ही टिका है। क्या संविधान ने इस बारे में कुछ सोचा है? बिल्कुल सोचा है। अनुच्छेद 217 का खंड 3 इसी स्थिति के लिए बनाया गया है। अगर किसी जज की उम्र को लेकर कोई सवाल उठता है तो इसका फैसला भारत के राष्ट्रपति करेंगे। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये एक तरह से कार्यपालिका को न्यायपालिका के मामले में अंतिम अधिकार नहीं देता? भले ही सलाह मौखिक न्यायाधीश से ली जाए, पर फैसला तो राष्ट्रपति का ही है, जो कि सरकार की सलाह पर काम करते हैं। आपका सवाल बहुत जायज है और ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत की बारीकी को दिखाता है। इसीलिए संविधान ने यहाँ एक चेक एंड बैलेंस बनाया है। राष्ट्रपति ये निर्णय अकेले नहीं ले सकते। अच्छा। उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। उम्मीद की जाती है कि इस परामर्श से फैसला निष्पक्ष होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम होगा? जी, उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मकसद है कि इस तरह के विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ताकि वे सालों तक अदालतों में न लटकें। ये एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि किले में प्रवेश मुश्किल है और अंदर कार्यकाल सुरक्षित है, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं? कोई जज अपना पद कैसे छोड़ता है? संविधान 3 मुख्य रास्ते बताता है। पहला रास्ता सबसे सरल और स्वैच्छिक है, त्यागपत्र, इस्तीफा। हाँ, कोई भी जज राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित में इस्तीफा दे सकता है। और दूसरा रास्ता है तरक्की या तबादला। अगर किसी हाईकोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए या उनका ट्रांसफर किसी दूसरे हाईकोर्ट में कर दिया जाए तो उनका पद स्वाभाविक रूप से खाली हो जाता है। और तीसरा रास्ता, जो शायद सबसे जटिल और सनसनीखेज है, पद से हटाना, महाभियोग। हाँ, और यहीं पर किले की सबसे मजबूत और सबसे ऊंची दीवार सामने आती है। संविधान कहता है कि एक हाईकोर्ट के जज को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और वो प्रक्रिया? और ये प्रक्रिया लगभग असंभव है। लगभग असंभव क्यों? क्या है इस प्रक्रिया में ऐसा? इसके लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। उस प्रस्ताव को हर सदन में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं। जी, यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि सोचे, भारत के इतिहास में आज तक एक भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। क्या कभी कोशिश हुई है? हाँ, कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन वे या तो सदन में जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर पाई या फिर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही जज ने इस्तीफा दे दिया। यह दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने जजों को राजनैतिक दबाव से बचाने के लिए जानबूझकर इस प्रक्रिया को इतना कठिन बनाया था। बिल्कुल। वे चाहते थे कि कोई भी सरकार सिर्फ इसलिए किसी जज को ना हटा सके क्योंकि उन्हें उसका फैसला पसंद नहीं आया। तो इन सभी जानकारियों को अगर हम एक साथ देखें तो हमारे सामने एक पूरी तस्वीर बनती है। ऊंची योग्यता की दीवारें, एक संरक्षित नियुक्ति का दरवाजा, एक लंबा और सुरक्षित कार्यकाल और बाहर निकालने का एक लगभग नामुमकिन रास्ता। बल्कि ये उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता और अखंडता का कवच है।
या योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल और पद से हटाने की एक पारदर्शी और ठोस संवैधानिक प्रक्रिया स्थापित करता है, ताकि न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दबाव के निष्पक्ष रूप से काम कर सके। ये पूरी संरचना, जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और नियुक्ति की प्रक्रिया शामिल है, ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता बनी रहे। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। बताइए। ये पूरा ढांचा, ये किला न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया था, जो बहुत जरूरी है। लेकिन यह एक आधुनिक सवाल भी खड़ा करता है। आज के दौर में जब हर संस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की जा रही है, तो क्या ये किला कभी-कभी एक ऐसी दीवार बन जाती है जो जवाबदेही को रोकती है? एक जज को बाहरी प्रभाव से बचाने और ये सुनिश्चित करने कि वे अपने काम के लिए जवाबदेह हैं, इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है।